राधे राधे दोस्तों, वापस स्वागत है एक नई कहानी के साथ। और आज की कहानी है बिंदिया। यह कहानी अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। मकबूल ने कमरे में धीरे से झांका। उसकी पत्नी आयशा 6 साल की बिंदिया को सीने से लगाए आंख बंद कर लेटी थी। वह आयशा का थका सा चेहरा देर तक खड़ा देखता रहा। रात को 1 बज रहे थे। पता नहीं आयशा की आंख लगी है या यूं ही आंख बंद कर लेटी है। वह खुद भी कहाँ सो पा रहा है। बिंदिया तो अब उसकी भी जान है। पीले बल्ब की मध्यम सी रोशनी में भी उसने देखा नन्हा सा चेहरा तेज बुखार की तपिश से कैसा लाल सा हो रहा है। 3 दिन हो गए हैं बिंदिया तेज बुखार से तप रही है। बस्ती के एक काम चलाऊ डॉक्टर ने दवाई तो दी है, कहा भी है ज्यादा परेशानी की बात नहीं है, 3-4 दिनों में ठीक हो जाएगी। इतने में आयशा ने आंखें खोली। देखा मकबूल गुमसुम खड़ा पता नहीं क्या सोच रहा है। उसने बिंदिया को अपने सीने से धीरे से हटाया, उठकर बाहर आई। मकबूल ने पूछा, बुखार कम लग रहा है? हाँ, थोड़ी तपिश कम है पर अभी भी है। पहले तो बदन जैसे जल रहा था। हाय, पता नहीं कब पहले की तरह चहकेगी भी या नहीं। मकबूल, कहीं नन्हे से दिल को सब बताकर हमने गलती तो नहीं हुई? नहीं आयशा, कोई और बताए, इससे अच्छा था कि हम ही साफ साफ बता दें। दूसरे धर्म की बच्ची को पाल पोस रहे हैं, कुछ भी हो सकता था। कभी भी किसी परेशानी में पड़ सकते थे। बिंदिया अभी तक आयशा के सीने से लगी सोई हुई थी। आयशा का उठकर जाना उसने महसूस किया। जरा सा हिली डुली तो आयशा फिर उसे अपने से लिपटा कर लेट गई। मकबूल भी नीचे बिछे बिस्तर पर लेट गया। आयशा की आंखों में दूर दूर तक नींद नहीं थी। बिंदिया के मुंह से जैसे ही निकला माँ पानी, आयशा को लगा जैसे उसके बदन में किसी ने जान फूंक दी हो। हाँ हाँ मेरी बच्ची, ले कहकर पास में रखा पानी का गिलास उसके मुंह से लगा दिया। बिंदिया ने अब भी उसकी उंगली पकड़ रखी थी। 2 दिनों बाद अपने आप पानी मांगा था। उसने पूरा गिलास पानी पी लिया। आयशा ने पूछा, ठीक लग रहा है, कुछ खाएगी? न में सिर हिलाकर बिंदिया फिर उससे चिपट गई। फिर उसके माथे पर हाथ रख कर पूछा, माँ आपकी बिंदी कहाँ गई? आयशा मुस्कुरा दी, उसे सीने से भींच लिया। यह रही मेरी बिंदी, बिंदी लगाओ न माँ। हाँ ये ले, कहती हुई उसने अपने तकिए पर लगी बिंदी उठाकर अपने माथे पर लगा ली। बिंदिया ने बिंदी को सीधा किया, फिर निढाल लेट गई। अब तक मकबूल भी बिंदिया की आवाज सुनकर आ गया था। कैसी है हमारी बिटिया? बिंदिया कुछ बोली नहीं, बस आंखें बंद किए लेटी रही। आयशा ने कहा, कमजोरी बहुत होगी। फिर छू कर दोबारा देखा, अभी तो तेज बुखार ही लग रहा है, सुबह तक उतरना चाहिए। हाँ, तुम अब थोड़ा सो लो, ठीक हो जाएगी। मकबूल फिर लेट गया। आयशा को अभी बिंदिया का बिंदी ठीक करना याद आ गया। उसे अपनी माँ की याद आती होगी। 6 साल की ही तो है, तो क्या हुआ, कुछ तो याद होगा ही। इसे सब सच बताकर कोई गलती तो नहीं हुई। जब से सच बताया है तभी से बुखार में पड़ी है। बिंदिया को देखते देखते उसके सामने फिजा का चेहरा घूम गया। आंखों से आंसुओं की झड़ी सी लग गई। रोते रोते अचानक हिचकियां बंध गई। बिंदिया की नींद खुल गई। छोटे छोटे गर्म हाथ आयशा के गाल पर रख दिए। माँ, फिजा याद आ गई ना? आयशा ने हाँ में सिर हिला दिया। तुरंत अपने आंसू पोंछे, पूछा, थोड़ा दूध पिएगी? बिंदिया ने हाँ में सिर हिलाया तो आयशा ने तुरंत बिस्तर छोड़ा और उसके लिए दूध ले गई। फिर दोनों चुपचाप एक दूसरे से लिपटी लेट गई। बिंदिया फिर सो गई। आयशा को लगा पानी भी खुद मांग कर पिया है, थोड़ा दूध भी लिया है, शायद बिंदिया को अब थोड़ा आराम हो रहा है। फिजा भी जब जब बीमार हुई ऐसे ही थोड़ा थोड़ा खाना पीना शुरू करती तो आयशा समझ जाती थी कि फिजा अब ठीक हो रही है। आयशा के कलेजे में अब
अपनी बेटी को याद कर फिर एक हुक सी उठी। उसकी आंखों के सामने 4 साल पहले का कोरोना महामारी का भयावह मंजर घूम गया, जब अपनी जान बचाना ही लोगों का एकमात्र उद्देश्य रह गया था। पता नहीं कैसे फिजा इसकी चपेट में आ गई थी। सरकारी अस्पताल में कैसे डॉक्टरों के आगे गिड़गिड़ा कर उसने और मकबूल ने फिजा को एडमिट किया था। पूरे 4 दिन अस्पताल से दूर भूखे प्यासे खड़े रहते। बड़ी मुश्किल से एक बार फिजा को देखने को किसी तरह घुस गए थे, तो वहीं एक कोने में फटे हाल से नेहा और सुरेश भी अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे। नेहा समझ गई थी कि फिजा के माता पिता बाहर ही खड़े रहते हैं। बड़ी मुश्किल से उसकी आयशा से थोड़ी बातचीत भी हुई थी। यह समय ऐसा था कि अपने भी अपने नहीं रहे थे, यह कह सकते हैं कि रह ही नहीं पा रहे थे। अपनों के लिए भी कोई कुछ चाहते हुए भी नहीं कर पा रहा था। अब नेहा और सुरेश को समझ आ गया था कि वे नहीं बचेंगे, तो नेहा ने अपनी उखड़ती सांसों के साथ आयशा के सामने हाथ जोड़ दिए। बहन, हम प्रयागराज उत्तर प्रदेश से यहाँ काम धंधे के लिए आए हैं। अब सब छूट रहा है। मेरी 4 साल की बिंदिया कमरे पर अकेली है, भूखी प्यासी। पता नहीं कोई उसे खाना दे भी रहा होगा या नहीं। उसे तुम अपने पास रख लोगी? यह कहकर नेहा ने अपने कमरे की चाबी आयशा को सौंप दी थी। आपके कोई रिश्तेदार? नहीं, बिंदिया के पिताजी अनाथालय में पले हैं। मेरे मायके में भी कोई इसे देखने वाला नहीं बचा। यह महामारी सबको ले गई। उसी दिन फिजा ने भी अंतिम सांस ली। रोते कलपते मकबूल और आयशा को फिजा का शव भी नहीं दिया गया था। यह ऐसा भयानक समय था कि किसी को यह देखने की फुर्सत नहीं थी कि कौन मर रहा है, कौन घर जा रहा है। अफरा तफरी का माहौल था। अस्पतालों में डॉक्टर्स को गए, घर गए, कई कई दिन बीत रहे थे। रात दिन बस एम्बुलेंस की आवाज़ सुनाई देती। सूनी सड़कें, हर तरफ मौत की चुप्पी। इंसान घर से निकलते हुए डरता था कि कहीं मौत घात लगाए न बैठी हो। ऐसी बीमारी कभी किसी ने नहीं देखी थी। ऐसे में फिजा का दिल ही दिल में मातम मनाते मकबूल और आयशा सीधे नेहा के कमरे पर पहुंचे। वहां आसपास के किसी घर से कोई बिंदिया को खाना पीना दे जाता था। जैसे ही आयशा ने अकेली रह रही डरी सहमी बिंदिया को देखा, वह उसे सीने से लगाकर रो पड़ी। उसने कहा, बेटा, तुम्हारी माँ ने हमें भेजा है। तुम्हारी मम्मी पापा दोनों बहुत बीमार हैं। उन्हें ठीक होने में कुछ समय लगेगा, तब तक तुम हमारे साथ रहोगी। यह कहकर उसने मकबूल की तरफ इशारा किया था। मकबूल ने स्नेह से उसके सिर पर अपना हाथ रख दिया था। अब बिंदिया हमारे साथ रहेगी। इस समय लोगों के पास दूसरों के घरों में जिंदगी में ताकझाक करने का समय नहीं था। आयशा और मकबूल ने चुपचाप धीरे धीरे नेहा का कमरा खाली कर दिया और बिंदिया को अपनी बेटी मानकर अपने घर ले आए। जब बसें चलनी शुरू हो गई तो थोड़े दिनों बाद अपना कमरा भी खाली करके गाजियाबाद की इस बस्ती से काफ़ी दूर एक और जगह अपना नया ठिकाना बना लिया। बिंदिया कई दिन गुमसुम रही, पर बालमन जल्दी ही नई जगह रमना जानता है। मकबूल और आयशा उस पर अपना इतना प्यार देते कि वह अब जल्दी ही उनसे घुल मिल गई थी। फिजा की याद आयशा और मकबूल को तड़पाती थी। वे अकेले में बैठकर रो भी लेते थे, पर बिंदिया को देखकर फिर जीने की कोशिश करने में लगे थे। धीरे धीरे महाविनाश के बाद जद्दोजहद के साथ जीवन पटरी पर लौट रहा था। इस महामारी में हर वर्ग पर कहर टूटा था। अमीरों का पैसा भी उनकी जान नहीं बचा पाया था। गरीबों पर गरीबी और बीमारी की दोहरी मार पड़ी थी। अब मकबूल ने फिर एक फैक्ट्री में काम पर जाना शुरू कर दिया था। आयशा भी छोटे मोटे काम करने लगी थी।
फिजा की तरह बिंदिया को पढ़ाने लिखाने की जिम्मेदारी भी उठानी थी। फिजा और बिंदिया एक ही उम्र की थी। फिजा के कपड़े पहनकर जब बिंदिया मकबूल और आयशा के सामने खड़ी होकर हंसती थी, खिलखिलाती थी, दोनों के आंसू बहते चले जाते थे। बिंदिया ने एक दिन खुद ही बताया था, पता है माँ, मुझे बिंदिया क्यों कहते हैं? माँ कहती थी कि मुझे उनके माथे की बिंदिया बहुत अच्छी लगती थी। मैं वही छेड़ती रहती थी और खुद भी लगाती थी, इसीलिए मेरा नाम ही बिंदिया पड़ गया। वह अपने ही नाम पर हंसती रहती। बिंदिया कई बार सोते सोते चौंक कर उठकर बैठ जाती, अपनी माँ को ढूंढती। आयशा उसे बहला लेती। धीरे धीरे वह आयशा और मकबूल के नए ठिकाने में रमती गई। आयशा पहले बिंदी नहीं लगाती थी, पर बिंदिया कहीं से भी कुछ लाकर उसके माथे पर लगा देती थी। कहती, मेरी माँ बहुत अच्छी बिंदी लगाती है। बिंदिया को अपनी माँ इसी बात पर अक्सर याद आती थी। आयशा उसकी खुशी के लिए अपने माथे पर एक छोटी सी बिंदी लगा लेती। एक दिन आयशा और मकबूल बिंदिया को अपनी गोद में लिटाकर आपस में बात कर रहे थे। बिंदिया बहुत ध्यान से सुन रही थी। हम बिंदिया को न हिंदू न मुसलमान बनाने पर जोर देंगे, उसे अच्छा इंसान बनाएंगे, उसे पढ़ा लिखा कर उसके पैरों पर खड़ा कर देंगे। हम उसे किसी भी धर्म की बातों में फंसने नहीं देंगे। इस महामारी में कौन सा धर्म किसके काम आया है? हिंदू, मुसलमान, ईसाई सब तो चले गए, किसको कौन बचा पाया? हर धर्म का इंसान तड़पता चला गया है, लाशों तक का तो कोई ठिकाना न रहा। सच पूछो मकबूल, मैं तो जैसे अब नास्तिक सी होती जा रही हूँ। बस अपनी फिजा जैसी बिंदिया को अब डॉक्टर ही बनाना है, चाहे इसके लिए दिन रात मेहनत करनी पड़े। और अब 3 दिनों पहले ही आयशा और मकबूल ने आपस में बात की थी। मकबूल ने कहा था, आयशा, बिंदिया को अब बता दो कि उसके माता पिता नहीं रहे। थोड़ी और बड़ी हो गई तो फिर से नई बातों से घबरा न जाए, अभी तो एडजस्ट कर भी लेगी। हमसे थोड़ी मिलजुल जो गई है, ईमानदारी से अब उसे समझा देते हैं। आयशा ने भी अपनी सहमति दे दी थी। दोनों ने उस दिन बिंदिया को बता दिया था कि उसके माता पिता नहीं बचे, अब वह हमेशा उनके साथ ही रहेगी। बिंदिया चुपचाप बैठी रही थी, फिर रोई और रोते रोते ही उसे बुखार चढ़ता चला गया था। 6 साल की बच्ची के लिए अब यह सब सहना कैसा होगा? वह ठीक होकर क्या कहेगी? उनके साथ खुशी खुशी रह लेगी या दुखी होकर मजबूरी में रहेगी? क्या उसे इतने दिन में हमसे प्यार नहीं हो गया होगा? फिजा और बिंदिया में कोई फर्क तो हमने कभी नहीं समझा। मकबूल और आयशा के मन में बस यही सब चलता रहता। आयशा ने एक ठंडी सी सांस भरी तो बिंदिया जाग गई। उसकी हथेलियां आयशा के गर्दन पर टिकी थी। हथेलियां कुछ भीगी सी लग रही थी तो आयशा चौंकी। शायद बिंदिया का बुखार कम हो रहा था, पसीना आ रहा था। वह उठकर बैठ गई। बिंदिया का माथा छुआ, पसीने से तर था। उसने फौरन मकबूल को आवाज दी, मकबूल देखो तो, बिंदिया का बुखार उतर रहा है शायद। मकबूल उठकर आया, थर्मामीटर बिंदिया की बाह में रखा। आयशा ने अपनी आंखें पोंछी, जिनमें फिजा की याद में एक बार फिर नमी उतर आई थी। ऐसे ही तो बीमारी में फिजा उसके साथ लिपटी रहती थी। बिंदिया कभी मकबूल को देख रही थी, कभी आयशा को। कुछ बोली नहीं तो आयशा ने पूछा, क्या हुआ बिंदिया? तो फिर मेरे माँ पिताजी मर गए, अब कभी नहीं आएंगे। वे नहीं आएंगे, पर हम हैं ना, तू अब हमेशा हमारे पास रहेगी। आयशा और मकबूल का दिल जोर से धड़क रहा था। अब पता नहीं बिंदिया क्या सोच रही होगी, कहीं शोर न मचा दे। आसपास वाले तो उसे उनकी बेटी ही समझते थे।
कहीं वे किसी बड़ी मुसीबत में न फंस जाएं। दोनों मन ही मन बहुत डर रहे थे। बिंदिया की एक हरकत उन्हें जेल भी पहुंचा सकती थी, जबकि उन्होंने कोई चोरी नहीं की थी। बिंदिया के माता पिता ने ही उन्हें बिंदिया को सौंपी थी, पर उनके पास इस बात का कोई सबूत तो था नहीं। दोनों की निगाहें बिंदिया पर टिकी थी। कमजोर सी आवाज में बिंदिया ने कहा, पिताजी थर्मामीटर देखो ना, कितनी देर हो गई। अरे वाह, बुखार तो बहुत कम हो गया। थर्मामीटर देखते हुए मकबूल ने खुश होते हुए कहा, चलो अब बिंदिया को कुछ खिलाओ आयशा, उसने कब से कुछ नहीं खाया है। आयशा ने फौरन उसके लिए पतली पतली खिचड़ी चढ़ा दी। जब तक खिचड़ी बनी उसे अपने हाथों से सेब काट कर खिलाती रही, फिर खिचड़ी अपने हाथों से खिलाई। धीरे धीरे बिंदिया ठीक हो रही थी। मकबूल ने काम पर जाना शुरू कर दिया था। आयशा अभी बिंदिया की देखरेख के लिए घर पर ही थी। वह देख रही थी कि बिंदिया ठीक तो हो रही है, पर थोड़ा चुप सी रहती है। अब स्कूल खुलने लगे थे। पिछले कई महीने तो बच्चे घर में बंद ही रहे थे। अब सड़कों पर स्कूल बसें एक लंबे समय बाद दिखती। कोरोना महामारी बच्चों के बचपन का बहुत जरूरी समय खा गई थी। अभी बिंदिया का एडमिशन करवाना था, उसमें कोई अड़चन न आ जाए, यह भी चिंता थी। इन सब से अलग बिंदिया का थोड़ा चुप रहना दोनों को अखर रहा था। वे दोनों अपनी तरफ से बिंदिया को संभालने के लिए समय दे रहे थे। एक दिन आयशा ने बिंदिया को अपने पास लिटा लिया, प्यार से पूछा, बिंदिया क्या सोचती रहती है? अब तो ठीक हो गई हो ना, अब स्कूल जाना है। बिंदिया आयशा को देखती रही, फिर पूछा, माँ आप लोग तो मर नहीं जाओगे ना? क्या? आयशा हैरान हो उठी और उठकर बैठ गई। माँ मुझे आजकल बहुत डर लगता है। ओ मेरी बच्ची, क्या क्या सोचती रहती है? अरे हम कहीं नहीं जा रहे हैं, अभी तुझे बहुत पढ़ाना लिखाना है। हाँ, और मुझे डॉक्टर भी बनना है ना। यह कहते हुए बिंदिया जोश से उठकर बैठ गई। तकिए पर लगी आयशा की बिंदी को ठीक करते हुए उससे फिर लिपट गई। कुछ दिनों से घर में पसरा सन्नाटा अब कहीं भाग गया था। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और एक प्यारा सा कमेंट हमें ज़रूर करें।